हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। क्लास 12th का चैप्टर नंबर फर्स्ट कंपोजिट फंक्शन यानी संयुक्त फलन हम पढ़ रहे हैं। इसके पार्ट फर्स्ट में हमने पढ़ा था फंक्शन यानी कब फंक्शन होगा और कब नहीं होगा, यानी उसके जो बेसिक कॉन्सेप्ट थे जो हमने 11th क्लास में पढ़े थे वो मैंने इसके पार्ट फर्स्ट में पढ़ाया था। अब इसके पार्ट सेकंड में हम पढ़ेंगे कंपोजिट फंक्शन यानी कि संयुक्त फलन कब होगा, इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है और इससे रिलेटेड क्वेश्चन हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे। आइए हम देखते हैं कंपोजिट फंक्शन क्या होता है। कंपोजिट फंक्शन जब होगा यदि कोई फंक्शन f है जो कि a से b में डिफाइंड है और कोई दूसरा फंक्शन g है जो कि b से c में डिफाइंड है, तो ये दोनों इस प्रकार डिफाइंड होने चाहिए यानी इस प्रकार परिभाषित होने चाहिए कि GOF भी परिभाषित हो, तब ये संयुक्त फलन कहलाएगा, अदरवाइज ये संयुक्त फलन नहीं कहलाएगा। क्या बोला मैंने, आइए देखते हैं कि यदि कोई फंक्शन f है जो कि a से b में डिफाइंड है तथा कोई फंक्शन g है जो कि b से c में डिफाइंड है हो, तो इस प्रकार परिभाषित हो, इस प्रकार परिभाषित हो कि GOF भी परिभाषित हो। तब GOF एक संयुक्त फलन कहलाएगा। क्या बोला मैंने कि कोई फंक्शन a से b में तथा कोई फंक्शन g से b में इस प्रकार परिभाषित हो कि GOF को भी परिभाषित करे, तब GOF एक संयुक्त फलन कहलाएगा यानी कंपोजिट फंक्शन कहलाएगा। जैसे मैंने क्या कहा कि कोई फंक्शन, कोई सेट a है, कोई सेट b है और कोई सेट c है, ठीक है। मैंने बोला a से b का फंक्शन f है और b से c से फंक्शन जो है वो g है। अगर मैंने बोला कि सेट a के जो एलिमेंट है यानी जो अवयव है वो x है, तो जो फंक्शन a से b है उसका फंक्शन होगा f ऑफ x। हम f ऑफ x को कुछ b और बोल सकते हैं, y बोल सकते हैं, z बोल सकते हैं, जो तुम्हारी मर्जी हो जो बोल सकते हैं, लेकिन मैंने इधर f ऑफ x बोला सॉरी। अब b से c में कोई फंक्शन है जिसका एलिमेंट f ऑफ x है, तो इसका फंक्शन के जो एलिमेंट मैंने बोले वो बोले g ऑफ f ऑफ x। इसको हम अदर कोई, जैसे इसको x बोल दिया, इसको y बोल दिया और इसको z भी बोल सकते हैं। तो a से b में कोई फंक्शन परिभाषित है और g से b में कोई फंक्शन परिभाषित है, तो फिर g से o यानी GOF भी परिभाषित होना चाहिए। जब परिभाषित होगा तो भी GOF एक संयुक्त फलन कहलाएगा, अदरवाइज संयुक्त फलन नहीं कहलाएगा, यानी GOF ये है। लेकिन अब हमने सुनो, मैंने बोला a से b में है, g b से c में है, तो GOF किससे में परिभाषित है इसका पता कैसे करते हैं। जैसे कोई फंक्शन f है जो कि किससे है, a से b में, कोई फंक्शन g है जो कि किस में है, b से c में, तो ये जो चीज होती है इसको हटा दो तो बचा क्या, a से c, यानी GOF a से c में परिभाषित होगा, GOF a से c में परिभाषित होगा। तो लेकिन GOF को परिभाषित कब होगा, इसके लिए एक शर्त है। क्या शर्त है, शर्त क्या है देखना कि GOF कब परिभाषित होगा। GOF उसी कंडीशन में परिभाषित होगा जब डोमेन ऑफ f यानी फंक्शन f का प्रांत कोडोमेन ऑफ g यानी f का प्रांत g के से प्रांत के इक्वल होगा जब भी GOF परिभाषित होगा। वापिस देखना, यदि कोई फंक्शन f a से b में परिभाषित हो और g फंक्शन जो है वो b से c में परिभाषित हो, तो दोनों इस प्रकार परिभाषित होने चाहिए कि GOF भी परिभाषित हो। जब ये दोनों ही डिफाइंड यानी GOF भी डिफाइंड होगा तभी ये एक संयुक्त फलन होगा। ये दोनों से रिलेटेड अगर ये परिभाषित हुआ तभी ये संयुक्त फलन होगा। और इसकी भी शर्त क्या है
कि डोमेन ऑफ एफ इक्वल होगा कोडोमेन ऑफ जी के, यानी एफ का प्रांत जी के से प्रांत के इक्वल होगा। क्लियर है? अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन आइए देखते हैं। कोई सेट ए है जिसके एलिमेंट 1, 2, 3 है, कोई सेट बी है जिसके एलिमेंट 4, 5 है, कोई सेट सी है जिसके एलिमेंट 7, 8 और 9 है। अगर फंक्शन एफ ए से बी में डिफाइंड है, f1 की वैल्यू हो गई, f1 की वैल्यू 4, f2 की वैल्यू 4, f3 की वैल्यू 5। g फंक्शन b से c में डिफाइंड है, तो g4 की वैल्यू 8 और g5 की वैल्यू 9 है। तो तुम्हें फाइंड करनी है g5, तुम्हें फाइंड क्या करना है? GOF फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि GOF किस में डिफाइंड होगा। तो देखो इसके लिए मैंने क्या बताया था कि GOF डिफाइंड करने के लिए, जैसे फंक्शन f है, कोई फंक्शन f है जो कि किस में है? a से b में, और कोई फंक्शन g है जो कि किस में डिफाइंड है? b से c में। तो इस चीज़ को हम हटा देते हैं। तो GOF किस में डिफाइंड होगा? a से c में डिफाइंड होगा, यानी डोमेन ऑफ ए इक्वल होगा कोडोमेन ऑफ जी के। ठीक है? तो GOF किस में आया? ए से सी में आया। अब GOF जो है उसको मैं ऐसे लिख सकता हूं G(f(x), लेकिन मैंने क्या बोला था कि इसके अंदर जो x है, जो x है वो बिलोंग्स टू a है। इधर क्या बोला था कि जो x होगा वो किससे बिलोंग करता है? सेट a से बिलोंग करता है, हमने पढ़ा था ये। तो जो a है उस a को a के अंदर से इसकी वैल्यू रखते हैं, यानी GOF इक्वल्स टू GF ऑफ a की वैल्यू कितनी है? 1। फिर एक बार वापिस x की वैल्यू कितनी है? एक बार फिर ली 2 और एक बार लेंगे 3, क्योंकि ये चीज जो होती है वो किससे बिलोंग करती है? सेट ए से बिलोंग करती है। तो f ऑफ 1, g ऑफ f ऑफ 1, यानी f ऑफ 1 की वैल्यू कितनी है? 4, यानी g इस f ऑफ 1 की जगह क्या रख दिया? 4। ये f2 की जगह क्या रख दिया? g की जगह g है ही, f2 की जगह रख दिया 4। इसी तरीके से g की जगह g है ही और f3 की जगह रख दिया 5। अब g4 की वैल्यू कितनी है? 8। g4 की वैल्यू कितनी है? 8 और g5 की वैल्यू कितनी है? 9। तो ये तीनों ही सेट निकल गए। अब मुझे इसको ऑर्डर्ड पेयर में लिखना है, तो कैसे लिखूंगा कि मैंने जब 1 रखा तो मुझे वैल्यू 8 मिली, जब मैंने 1 रखा तो वैल्यू 8 मिली, जब मैंने 2 रखा तो वैल्यू 8 मिली, और जब मैंने 3 रखा तो वैल्यू मेरे को 9 मिली। अब एक बात तुम्हें याद होगी, मैंने कहा था कि GOF A से C में डिफाइंड है, A से C में डिफाइंड है। तो आओ चेक करते हैं कि कोई सेट A है और ये कोई सेट B है और ये कोई सेट C है। A के एलिमेंट कौन है? 1, 2, 3, और ये वाला एलिमेंट कौन सा? 4, 5, और ये वाला 7, 8, 9। 1 पर क्या मिला? 8, 2 पर क्या मिला? 8, 3 पर क्या मिला? 9। तो इस B का तो काम ही नहीं आया, यानी केवल किससे डिफाइंड हो रहा है? GOF A से C में डिफाइंड हो रहा है। ये हमारा आंसर है। याद रहे, जो भी कंपोजिट फंक्शन होगा उसको जैसे हमने GOF डिफाइंड बोला था, तो GOF को GOF(x) भी लिख सकते हैं। और जो ये x होता है वो किससे बिलोंग्स करता है? किस में होता है? सेट A के एलिमेंट में होता है। तो हमने सेट A के एलिमेंट रखे, इससे हमने एक एक करके वैल्यू फाइंड आउट कर ली। आइए अब हम बात कर रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ कंपोजिट फंक्शन, यानी कि संयुक्त फलन के गुणधर्म। संयुक्त फलन के 3 गुणधर्म हैं, उसमें हम पहला गुणधर्म के बारे में बात कर रहे हैं। क्या कह रहा है? कंपोजिशन ऑफ फंक्शन इज नॉट नेसेसरली टू कम्यूटेटिव, यानी कि संयुक्त फलन द्वारा क्रम विनिमय नियम का पालन करना आवश्यक नहीं है। वो क्रम विनिमय नियम का पालन कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है। ठीक है? क्रम विनिमय का मतलब अगर इसको इससे मल्टीप्लाई करें और इसको इससे मल्टीप्लाई करें, या तो दोनों बराबर भी आ सकते हैं, नहीं भी आ सकते हैं। हमने छोटी क्लास में पढ़ा था क्रम विनिमय गुणधर्म मल्टीप्लाई करने के लिए। इसी तरीके से क्रम विनिमय नियम कंपोजिट फंक्शन के अंदर भी है। आइए कैसे इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। कोई फंक्शन f है जो कि R से R में डिफाइंड है और f ऑफ x इज इक्वल टू 2x है।
तथा जी फलन जो है, जी फंक्शन जो है वो r से r में डिफाइंड है और g ऑफ x की वैल्यू x स्क्वायर हो, तो हमें जी ओ एफ, और देखो अब जी ओ एफ निकालो या एफ ओ जी निकालो, वो दोनों इक्वल भी आ सकते हैं और नहीं भी आ सकते हैं। तो वो इससे हम पता कर सकते हैं कि वो क्रम विनिमय नियम का यानी कम्यूटेटिव होने का जरूर नहीं है कि वो कम्यूटेटिव हो, जरूरी नहीं है कि वो क्रम विनिमय नियम का पालन करे। तो अगर पहले मैं जी ओ एफ निकालना चाहता हूं तो जी ओ एफ किस में डिफाइंड होगा, ये दो हटाए तो आर से आर में डिफाइंड होगा। इसी प्रकार जो एफ ओ जी होगा वो भी किस में डिफाइंड होगा, आर से आर में डिफाइंड होगा। तो देखो जी ओ एफ को हम ये बोलते हैं जी ऑफ एफ ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी है 2x, तो जी ऑफ 2x। अब बात सुनो, इधर x तो इधर x, इधर 2x तो फिर इधर भी क्या आएगा 2x का स्क्वायर, तो 2x का स्क्वायर कितना हो गया 4x स्क्वायर। इसी तरह का अगर मुझे एफ ओ जी निकालना है तो एफ ओ जी निकालने के लिए मैं ऐसे लिख सकता हूं एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, और जी ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी है एक्स स्क्वायर। अब सुनना, इधर x है तो इधर x है, अगर इधर x स्क्वायर कर दूंगा तो इधर भी क्या कर दूंगा x स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा 2x स्क्वायर। मैंने देखा कि जी ओ एफ इक्वल नहीं है एफ ओ जी के, यानी मैं कह सकता हूं कि ये जरूरी नहीं है कि क्रम विनिमय नियम का पालन करेगा ही करेगा, किसी किसी केस में कर सकता है और किसी केस में जरूरी नहीं है कि करेगा। जैसे कि इसका एक इसके बुक की तुम्हारी बुक में इसके नीचे एक एग्जांपल दिया हुआ है, उसमें वो क्रम विनिमय नियम का यानी कम्यूटेटिव होने का पालन कर रहा है, यानी वो क्रम विनिमय नियम का पालन कर रहा है, तो तुम उस वाले एग्जाम्पल को भी देख सकते हो। अब कंपोजिट फंक्शन की सेकंड प्रॉपर्टी कहती है कि कंपोजिट ऑफ फंक्शन इज एसोसिएटिव। एसोसिएटिव का मतलब क्या हुआ कि संयुक्त फलन साचार्य गुणधर्म का पालन करते हैं। और साचार्य गुणधर्म का पालन कैसे करते हैं आइए समझते हैं। यदि कोई तीन फलन है, यदि तीन फलन यानी तीन फंक्शन है एफ जी और एच, इन तीनों फलनों से दो संयुक्त फलन बने, क्या बने, यदि तीन फलन एफ जी एच है, इन तीनों फलनों से कितने संयुक्त फलन बने यानी कितने कंपोजिट फंक्शन बने, दो कंपोजिट फंक्शन बने। यदि तीन फलन एफ जी एच हो तो संयुक्त फलन हो, तो संयुक्त फलन यानी कंपोजिट फंक्शन एफ ओ जी ओ एच और एफ ओ जी ओ एच, यदि तीन फलन एफ जी एच हो उससे कितने संयुक्त फलन बने, दो। कौन कौन से, एफ ओ जी ओ एच, एफ ओ जी ओ एच। इस प्रकार परिभाषित हो, इस प्रकार परिभाषित हो परिभाषित हो तो जो एफ ओ जी ओ एच होगा वो इक्वल होगा एफ ओ जी ओ एच के। यही हमारा क्या है, साचार्य गुणधर्म का पालन करता हुआ है। परिभाषित हो यानी यदि तीन फलन एफ जी एच हो तो संयुक्त फलन, तीन फलन से कितने संयुक्त फलन बनने, दो, एफ ओ जी ओ एच, एफ ओ जी ओ एच। अगर परिभाषित हो गए, इन तीनों फलनों से दोनों परिभाषित हो गए तो ये दोनों ही इक्वल होंगे, यही साचार्य गुणधर्म कहलाता है। इसको हम प्रूव भी करेंगे लेकिन थोड़ा आगे करेंगे, इससे पहले हम इसका थर्ड जो प्रॉपर्टी है वो भी देख लेते हैं। कंपोजिट फंक्शन की थर्ड नंबर की प्रॉपर्टी कहती है द कंपोजिट ऑफ टू बाइजेक्शंस इज ए बाइजेक्शन, यानी दो अकेकी आच्छादक फलनों का संयुक्त फलन भी अकेकी आच्छादक होता है। यानी इस को समझने से पहले हमें ये दोनों समझने पड़ेंगे कि अकेकी आच्छादक क्या होता है। इस पूरी थ्योरम को समझने से पहले हमें ये दो वर्ड समझने पड़ेंगे, अकेकी आच्छादक क्या होता है। तो सबसे पहले अकेकी फलन की बात करते हैं। अकेकी फलन
इसको इंग्लिश में बोलते हैं वन वन फंक्शन या फिर इंजेक्टिव फंक्शन। इंजेक्टिव फंक्शन, वन वन फंक्शन या इंजेक्टिव फंक्शन वो फंक्शन होते हैं जिसमें किसी सेट ए के प्रत्येक एलिमेंट जो है, जैसे कोई सेट ए है और कोई सेट बी है और इनके बीच में कोई फंक्शन एफ है, तो इसके प्रत्येक एलिमेंट का प्रतिबिंब जो होगा, जो इमेज होगी, वो इसके अंदर मौजूद होगी। यानी ऐसा कोई एलिमेंट ना रहे कि इसमें कोई वजह से ही 4 बाकी रह जाता, तो ये हकीकी नहीं होता क्योंकि इसमें 4 बाकी रह गया। यानी सेट ए के भिन्न भिन्न अवयवों का प्रतिबिंब या इमेज जो है वो सेट बी में मौजूद होनी चाहिए, तो वो कहलाता है अकेकी फलन। यानी क्या बोला, सेट ए के भिन्न भिन्न अवयवों का प्रतिबिंब सेट बी में मौजूद होना चाहिए। अब सेकंड आता है आच्छादक फलन। आच्छादक फलन को इंग्लिश में बोलते हैं ऑन्टो फंक्शन या फिर सर्जेक्टिव फंक्शन। सर्जेक्टिव फंक्शन। अब आच्छादक फलन कौन सा होता है, जैसे कोई सेट ए है और कोई सेट बी है। सेट ए में 1 2 3 4 है, इधर कोई ए बी और सी है, इसका रिलेशन इससे, इसका इससे और इसका इससे कोई रिलेशन है, तो हम कह सकते हैं ये अभी आच्छादक फलन हुआ क्योंकि सेट बी के भिन्न भिन्न अवयवों का प्रतिबिंब जो है, यानी जो इमेज है या कोई रिलेशन है, वो सेट ए के अंदर मौजूद है। इसके अंदर सेट ए का रिलेशन बी में होना चाहिए था, इसमें बी का रिलेशन ए के अंदर होना चाहिए, यानी कोई भी एलिमेंट बाकी नहीं रहना चाहिए। अगर सपोज करो इसमें बाकी रह जाता तो भी यह अकेकी होता क्योंकि इसके सारे ही एलिमेंट का कोई ना कोई रिलेशन है। इसी तरीके से अगर इधर कोई बाकी रह गया तो भी आच्छादक है क्योंकि सेट बी के प्रत्येक एलिमेंट का, एवरी एलिमेंट का जो रिलेशन है वो सेट ए में मौजूद है, ये होता है आच्छादक। अब बात करते हैं अकेकी आच्छादक फलन यानी बाइजेक्शन फलन, बाइजेक्शन फंक्शन की। अब बाइजेक्शन फंक्शन कौन सा होता है, बाइजेक्शन फंक्शन। बाइजेक्शन फंक्शन यानी कि अकेकी आच्छादक फलन। अकेकी आच्छादक फलन कौन सा होते हैं, देखो कि कोई सेट ए है और कोई सेट बी है, इसका 1 2 3 4 इधर है ए बी सी डी और इन दोनों के बीच में कोई फंक्शन एफ है। 1 का रिलेशन बी से, 2 का ए से, सी का डी से और 4 का सी से है। तो मैंने देखा कि ए के प्रत्येक एलिमेंट की इमेज बी में बन रही है और प्रत्येक एलिमेंट बी के एलिमेंट की इमेज ए में बन रही है, यानी इनमें कोई भी एलिमेंट बाकी नहीं रहा है इमेज से। तो इसका मतलब क्या हुआ, बाइजेक्शन। अगर इसकी बात करें तो ये अकेकी और इसकी बात करते हैं आच्छादक है, तो दोनों क्या मिलकर हो गए, अकेकी आच्छादक फंक्शन यानी बाइजेक्शन फंक्शन। यही अकेकी आच्छादक फलन है। अब थ्योरम 1.1 क्या कह रही है, द कंपोजिशन ऑफ फंक्शन इज एसोसिएटिव, यानी कि जो संयुक्त फलन है वो साचार्य गुणधर्म का पालन करते हैं। हमने ये पढ़ा था, लेकिन हमें इसे प्रूव करना है। अब एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है 2 मार्क्स का कि अगर कोई 3 फलन है, इफ एफ जी एच आर 3 फंक्शन, और वो दोनों, ये तीनों फंक्शन इस प्रकार हैं कि एफ ओ जी ओ एच और एफ ओ जी ओ एच मौजूद हों, तो बताइए कि दोनों इक्वल होंगे। इसको प्रूव करना है तो सबसे पहले मैंने माना कि लेट कि जो फंक्शन एफ जी और जो एच 3 फंक्शन है, ये एफ सी से डी में बिलोंग करता है और जो जी है वो बी से सी में बिलोंग करता है और जो एच है वो ए से बी में बिलोंग करता है। इसी के साथ मैंने माना
एफ फंक्शन जो एफ है वो सी से डी में डिफाइन है, और जी फंक्शन बी से सी में डिफाइंड है, और एच फंक्शन ए से बी में डिफाइंड है, यानी परिभाषित हैं। और इसी के साथ मैंने माना कि ए फंक्शन जो सेट ए है वो बिलोंग करता है एक्स से, और जो सेट बी है वो बिलोंग करता है वाई से, और जो सेट सी है वो बिलोंग करता है जेड से। तो अब हम क्या करेंगे, ये सारी चीज़ हमने मान ली। अब हमें एफ ओ जी ओ एच और एफ ओ जी ओ एच को इक्वल लेकर आना है, यानी हमें पहले एफ ओ जी किस में डिफाइंड है वो पता लगाना है, फिर ये पूरा किस में डिफाइंड है फिर हमें वो पता लगाना है। तो सबसे पहले देखो, मैंने एफ ओ जी की बात करी। अब एफ ओ जी के लिए हमें हमारे कौन कौन से फंक्शन यूज हो रहे हैं, एफ और जी। तो मैंने जी फंक्शन लिया जो कि किस में डिफाइंड है, बी से सी में, और एक एफ फंक्शन लिया जो कि किस में डिफाइंड है, सी से डी में। तो इस वाले को हटाया तो एफ ओ जी जो है वो किस में डिफाइंड हुआ, बी से डी में डिफाइंड हुआ। अब एफ ओ जी तो आ गया किस में डिफाइंड है, बी से डी में। अब इसी के साथ हमें एच फंक्शन भी है। अब इस पूरे में कौन कौन से फंक्शन की बात हो रही है, एफ ओ जी और एच की। तो हमें एफ ओ जी और एच मालूम होना चाहिए। तो इसी के साथ अब एच फंक्शन जो है वो किस में बिलोंग करता है, ए से बी में बिलोंग करता है। तो ये बी को हटाया तो एफ ओ जी ओ एच बिलोंग करेगा ए से, सॉरी डिफाइन होगा ए से डी के अंदर, यानी एफ ओ जी ओ एच डी ए से डी में परिभाषित होगा, ए से डी में परिभाषित होगा। अब परिभाषित हो गया तो हम इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। आइए इधर कि एफ ओ जी ओ एच, क्या मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूं, पहले मैं LHS की बात कर रहा हूं, LHS की वैल्यू लेकर आ रहा हूं, यानी एफ ओ जी ओ एच। क्या मैं एफ ओ जी ओ एच को इस तरीके से लिख सकता हूं, एफ ओ जी एच ऑफ एक्स। अब मेन इंपॉर्टेंट चीज एच ऑफ एक्स, इसको आइए हम समझते हैं। हमने कोई 3 फंक्शन लिए, इसके लिए हमने क्या करा, कोई सेट ए है, कोई सेट बी है, कोई सेट सी है और कोई सेट डी है। ये हमने कोई 4 फंक्शन लिए, 4 सेट लिए। ये 4 सेट के अंदर कोई 3 फंक्शन काम कर रहे हैं, यानी एफ जो है वो सी से डी में कर रहा है, यानी एफ फंक्शन किससे किस में काम कर रहा है, एफ काम कर रहा है। और जी के बी से सी में कौन काम कर रहा है, जी फंक्शन काम कर रहा है। और ए से बी में कौन सा फंक्शन काम कर रहा है, एच फंक्शन काम कर रहा है। तो मैंने यहाँ बोला कि जो ए सेट है वो एक्स से बिलोंग कर रहा है, यानी ए सेट एक्स से बिलोंग करता है, बी सेट वाई से बिलोंग करता है और सी सेट जेड से बिलोंग करता है। ये तीनों ही सेट को मैंने बिलोंग करते हुए मान लिया। लेकिन अगर मैं फंक्शन की बात करूं कि इस सेट एलिमेंट का इससे फंक्शन क्या होगा, एच ऑफ एक्स, या तो एच ऑफ एक्स बोल लो या वाई बोल लो, दोनों ही क्या है, बराबर है। यानी एच ऑफ एक्स किसकी इक्वल है, वाई के इक्वल है। एच ऑफ एक्स किसके इक्वल हुआ, वाई के। इसी तरीके से जी ऑफ एच ऑफ एक्स बोल लो, या फिर एच ऑफ एक्स की जगह वाई बोल दो, जी ऑफ वाई, जो कि किसकी इक्वल है, जेड के। यानी इस वाले का फंक्शन जी ऑफ एच ऑफ एक्स, और एच ऑफ एक्स की वैल्यू कौन सी हुई, वाई, तो जी ऑफ वाई किसकी इक्वल हुआ, जेड के। यानी हम कह सकते हैं कि एच ऑफ एक्स किसकी इक्वल है, वाई के, और जी ऑफ वाई किसकी इक्वल है, जेड के। तो इस एच ऑफ एक्स की जगह क्या रख देता हूं मैं, इसकी जगह रख देता हूं मैं जेड। क्या रख दिया, जेड रख देता हूं, सॉरी वाई रख देता हूं। क्या रखा, वाई। अब इसको हटा सकते हैं हम, ऑफ को, यानी एफ ऑफ जी ऑफ वाई, इस वाले ओ को हटाया तो इस जी ऑफ वाई की वैल्यू कितनी है, जेड, यानी एफ ऑफ जेड। तो एफ ओ जी ओ एच की वैल्यू कितनी निकल कर आई, एफ जेड निकल कर आई। एफ जेड निकल कर आई। अब बात करते हैं हम RHS की। लेकिन RHS की बात करने से पहले
मुझे मालूम होना चाहिए कि ये वाली चीज किसके अंदर डिफाइंड हो रही है। तो सबसे पहले इसके अंदर कौन सा यूज हो रहा है, मैंने थोड़ा गलत लिख दिया आई थिंक, थ्योरम। इस तरीके से है। अब RHS की बात कर रहे हैं तो इसके अंदर सबसे पहले ये GOH किस में डिफाइंड है, फिर ये FOGH पूरा किस में डिफाइंड है। तो सबसे पहले G ऑफ H की बात कर रहे हैं, तो G ऑफ H में कौन कौन से फंक्शन यूज हो रहे हैं, एक तो G हो रहा है और एक H हो रहा है, ठीक है। तो H फंक्शन किस में डिफाइंड है, A से B में डिफाइंड है, और G फंक्शन किस में डिफाइंड है, B से C में डिफाइंड है। तो H ऑफ G जो है यानी GOH जो है वो किस में डिफाइंड हुआ, A से C में डिफाइंड हुआ, ठीक है। अब ये GOH आ गया। अब FOGH की बात करते हैं, तो F भी फंक्शन यूज हो रहा है। तो F फंक्शन क्या है, F फंक्शन किस में है, C से D में डिफाइंड है, C से D में। तो FOGOH किस में डिफाइंड हुआ, A से D में परिभाषित हुआ। देखो ये भी किस में डिफाइंड था, A से D में, ये भी किस में डिफाइंड है, A से D के अंदर डिफाइंड है। अब आइए वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, यानी कि अब हमें फाइंड आउट करना है FOGOH। तो सबसे पहले हम देखो इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, G ऑफ H है यानी FO, इसका O हटाया तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं G ऑफ, इसको देखो H को हम ऐसे बोलते हैं HX क्योंकि बिलोंग कर रहा है। तो देखो FOG ऑफ H ऑफ X, तो H ऑफ X की वैल्यू कितनी है, हमने इसमें भी निकाली थी, H ऑफ X की वैल्यू कितनी आई थी, Y। तो FOGY और G ऑफ Y की वैल्यू कितनी थी, FOGY की वैल्यू आई थी Z। अब इधर से O हटाएंगे तो F ऑफ Z, ये हमारा फंक्शन यानी LHS RHS के इक्वल आया। इसका मतलब क्या हुआ, हैंस प्रूव्ड। तो हम कह सकते हैं कि कंपोजिट फंक्शन जो होता है वो एसोसिएटिव होता है, यानी कंपोजिट फंक्शन साचारी गुणधर्म का पालन करता है। प्रमेय 1.3, यदि कोई फंक्शन f a से b हो जो कि a से b में डिफाइंड होता है, तो f o i a इक्वल्स टू i b o f इक्वल्स टू f, जहाँ i a और i b समुच्चय a तथा समुच्चय b में परिभाषित तत्समक फलन है, अर्थात किसी फलन को तत्समक फलन से संयुक्त करने पर वही फलन प्राप्त होता है। तो देखो पहले इसको समझने से पहले एक चीज, इसमें एक वर्ड आया तत्समक फलन, इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। यानी अगर हमारे एग्जाम में थ्योरम आती है तो केवल इतनी आएगी, ये चीज़ लिखी हुई नहीं आएगी। क्यों ये अभी बुक में क्यों लिख कर आई, क्योंकि 11th का टॉपिक है। अगर आपने नहीं पढ़ा हो तो आप इसको एक बार वापस रिवाइज कर लेते हैं। आइए कि तत्समक फलन कौन से होते हैं। तत्समक फलन एक फलन का प्रकार है। तत्समक फलन ये होता है कि इसके अंदर जो रेंज होती है यानी जो डोमेन होता है यानी प्रांत, और जो रेंज यानी परिसर, वो दोनों एक ही नंबर यानी रियल नंबर से ही निकाली जाती है। यानी अगर रियल नंबर से डोमेन है तो वो कोडोमेन भी, उसका रेंज भी कहाँ होगी, कोडोमेन भी क्या होगी, R होगी, ठीक है। यानी दोनों ही सेम चीज से निकाली जाती है। जैसे कि आओ देखो हम देखते हैं कि अगर कोई फंक्शन A है और कोई सेट A है और कोई सेट B है, इधर 1 2 3 है, और कोई फंक्शन f है, ठीक है। तो इस 1 का जो इमेज होगी वो भी 1 होगी, 2 की इमेज होगी तो 2 ही होगी, और 3 की इमेज भी 3 होगी। यानी जितना इसका डोमेन होता है उतना ही इसका कोडोमेन होता है, ठीक है। यानी जितना इसका प्रांत होगा उतना ही इसका से प्रांत होगा, दोनों सेम होते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि अगर कोई फंक्शन f ऑफ x है तो इक्वल होता है x के, और f ऑफ x को हम क्या बोल सकते हैं, y बोल सकते हैं। मान लिया हमने कि f ऑफ x को y बोला तो f ऑफ ये आ गया y इज इक्वल टू x।
अगर अब मैं इसकी अगर मुझे मालूम चला है कि 2 वेरिएबल्स की यानी 2 चर का रैखिक समीकरण है, यानी लीनियर इक्वेशन है 2 वेरिएबल्स की, तो लीनियर इक्वेशन जब होती है 2 वेरिएबल्स से तो उसका ग्राफ हमेशा क्या मिलता है, स्ट्रेट लाइन मिलती है। जैसे कि अगर मैंने इसका एक कॉलम बनाया, इधर x लिया इधर y लिया, अगर मैंने x इक्वल्स टू 0 रखा तो y भी 0 मिलेगा, x1 रखा तो y भी 1 मिलेगा, x2 रखा तो y भी 2 मिलेगा। तो यही तो चीज बोला कि जितना इसका ये होगा उतना ही इसकी इमेज बनेगी, यानी इसका डोमेन और कोडोमेन दोनों सेम होता है। अगर मैंने ग्राफ बनाना चाहा, जैसे इधर 1 2 3 4, ये 0 1 -1 -2 -3 1 2 3 -1 -2 -3, अगर x, 0 0 1, 1 2, 2 अगर माइनस लेंगे तो इस यानी हमेशा एक स्ट्रेट लाइन मिलती है, वो स्ट्रेट लाइन हमेशा ओरिजिन से होकर गुजरती है। जो मेन चीज है वो ये है कि अगर किसी को फंक्शन को f यानी किसी फंक्शन को फंक्शन से मल्टीप्लाई कराया जाता है तो हमेशा वो ही निकल कर आ जाता है। जैसे कि अगर मैंने i ऑफ a को x से करा तो क्या निकल कर आ जाएगा, केवल x निकल कर आ जाएगा। यही चीज है, यही आइडेंटिटी फंक्शन होता है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। आइए अब हम इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करते हैं। हमने सबसे पहले ये बोला कि कोई फंक्शन f है जो कि a से b में डिफाइंड है, हमें क्या निकालना है, f o i a निकालना है। तो पहले हमें इसकी मालूम होनी चाहिए कि कहाँ से कहाँ डिफाइंड हो रहा है। तो मैंने मान लिया कि जो i a है, i a क्या बोला है इसने, i a समुच्चय a का अंदर परिभाषित तत्समक फलन है, यानी i a एक आइडेंटिटी फंक्शन है। i a क्या है, आइडेंटिटी फंक्शन है। तो मैंने कहा था कि ये सेम इसका डोमेन होता है और वही सेम इसका कोडोमेन होता है। तो इससे अब हमें क्या पता लगा कि जो f o i है वो किस में डिफाइंड होगा, a से b में डिफाइंड होगा। किस में डिफाइंड होगा, a से b में डिफाइंड होगा, यानी a से b में परिभाषित होगा। अब जब ये a से b में परिभाषित हुआ तो मैं कह सकता हूं कि f o i a को मैंने मान लिया, माना मैंने कि जो i a है यानी जो x है वो बिलोंग करता है a से। मैंने क्या मान लिया कि जो x है वो बिलोंग करता है a से। तो मैंने क्या बोला कि f o i a को मैंने लिख दिया f o i a और इसके बाहर लिख दिया x, ठीक है। तो क्या मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूं कि f ऑफ i ऑफ x, तो ये आइडेंटिटी फंक्शन है। अगर मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या निकल कर आएगा, केवल x निकल कर आएगा, f ऑफ x। और मैंने मान लिया कि f ऑफ x किसके इक्वल है, y के इक्वल है, ठीक है। इसी तरीके से मैंने अब इसकी बात करी, i b o f। तो पहले अगर इसकी रेंज निकालनी है तो मैंने मान लिया कि i b जो है वो b से b में डिफाइन करता है। तो i b o f की क्या कैसे निकल कर आएगी, और f किसमें किससे कहाँ से था, f था a से b में। तो i b o f कहाँ कैसे निकल कर आया, a से b में डिफाइंड होगा। i b o f किस में डिफाइंड होगा, a से b में डिफाइंड होगा। ये भी किस में डिफाइंड था, a से b में डिफाइंड था। तो ये भी किस में डिफाइंड है, a से b में डिफाइंड है। आइए अब मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ। अगर मैंने मान लिया कि i b o f जो है इसकी इधर x मान लिया, तो क्या मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ, i b ऑफ f ऑफ x। इधर मैंने f ऑफ x को क्या माना था, y माना था। तो i b f ऑफ x को क्या मान लिया, y मान लिया, ठीक है। तो i b y किसके इक्वल निकल कर आया, y के निकल कर आया, क्योंकि आइडेंटिटी फंक्शन को किसी से मल्टीप्लाई करे तो y आया। इधर हमें f दे रखा है तो हम y की जगह f भी मान सकते हैं कि अब f ऑफ y f ऑफ x इज इक्वल टू f, तो इधर भी क्या आ जाएगा, f ऑफ x इज इक्वल टू
एफ और आई भी एफ को एफ से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या निकल कर आएगा एफ, क्योंकि आई और ए और आई बी जो है वो आइडेंटिटी फंक्शन है, यानी मल्टीप्लाई करने पर हमेशा वो ही निकल कर आते हैं। तो हमने इससे पता लगाया कि एफ और आई की वैल्यू भी एफ आ रही है और इस वाली की वैल्यू भी एफ आ रही है, यानी थ्योरम नंबर 1.3 हमारी हैंस प्रूव हो चुकी है।